हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं भगवान की कृपा से आप सभी अपने अपने घरों पर अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज फिर से एक बार क्लास 9 के केमिस्ट्री को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता था, हम सभी पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 2 पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर का हमारा नाम है पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम पढ़ रहे थे कि मिश्रण से अगर किसी अशुद्धि को अलग करना हो किसी पदार्थ से, तो किस तरह से, बहुत सारा मेथड बताए थे, 10-12 विधि, जिसमें से आपको 3-4 विधि के बारे में हम जो है बता चुके थे। जैसे आपका वो सब विधि हो गया कौन कौन सा, जैसे हाथ से चुनकर, ये मैंने पढ़ा चुका था। थिराना विधि पढ़ा चुका था। चलनी से चाल कर, ये सभी मैं आपको पढ़ा चुका था। और अंत में जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने आप सबको पढ़ाया था अपकेंद्रीकरण या मंथन विधि। तो चलिए आज छानना एक मेथड है, इसको पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में, जिसका इंग्लिश होता है फिल्ट्रेशन, है ना। फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि छानना क्या होता है। यह सब एक मेथड है, क्योंकि आप सभी मिश्रण को, अगर उस मिश्रण में से अशुद्धि को या किन्हीं भी चीज़ को अलग करना है, तो एक विधि से हम अलग कदापि नहीं कर सकते हैं। उससे वो मिश्रण का, मिक्सचर का कैरेक्टर कैसा है, किस टाइप का मिश्रण है, इसे देखकर हम अलग अलग विधि का यूज करते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं व्हाट इज फिल्ट्रेशन, छानना क्या है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि मिश्रण में उपस्थित जो ठोस पदार्थ है, कोई भी मिश्रण है, उसमें कभी कभी आपने देखा होगा कि ठोस पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण, जो भी अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, उन्हें थिराना और निथारना प्रक्रिया द्वारा पृथक करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे मिश्रण में से ठोस और ओविलय पदार्थ कैसा हो, थिराना विधि में ठोस हो और ओविलय पदार्थ जो जल में या द्रव में घुलता मिलता नहीं हो, को छानना विधि द्वारा पृथक किया जाता है। प्रयोगशाला में अक्सर देखेंगे किसी ठोस पदार्थ को, अगर आपको किसी ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करना होता है, तो इसी विधि से, छानना विधि से ही अलग किया जाता है ना। अब इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में द्रव को किसी छन्ना पत्र से होकर प्रवाहित करने पर, इस विधि में किसी द्रव को छन्ना पत्र से होकर प्रवाहित करने पर ठोस के कण छन्ना पत्र में ही रह जाते हैं। इसके लिए एक छन्ना पत्र फिल्टर पेपर की तरह होता है। आप जैसे घर में चाय छानते हैं, चाय छानने वाला रहता है बर्तन, उससे छानते हैं, तो क्या होता है, जितना भी चाय पत्ती होता है वो आपका उस फिल्टर में फंस जाता है और बाकी चाय जो है, लिक्विड जो है, द्रव कंटेनर में चल जाता है। इस तरह से आप छानना विधि के द्वारा अलग करते हैं, है ना, चाय से चाय पत्ती को। तो छन्ना पत्र को मोड़कर अर्धवृत्त के बना लेते हैं, इसे दूसरी बार मोड़कर चतुर्थांश की आकृति में परिणत कर देते हैं। ऐसा छन्ना पत्र का क्या होता है, आकृति होता है। इससे छन्ना पत्र की आकृति कोणीय हो जाती है, जैसे आप झालमुरी का कोण जो बनता है उस तरह का। अब इस छन्ना पत्र को एक कोणीय फनेल में रखकर जो है उपकरण में सजा लिया जाता है। यह एक विधि है। अब कहता है कि अब कांच की एक छड़ के किनारे से होकर मिश्रण को कोणीय फनेल में रखे छन्ना पत्र के ऊपर नीचे गिराते हैं, तो देखते हैं वो द्रव जो है आपका बर्तन में चल जाता है, और जो भी द्रव में ओविलय पदार्थ होते हैं, वो ओविलय पदार्थ छन्ना पत्र में ही रह जाते हैं। तो हम इस विधि द्वारा देखें कि छानना विधि द्वारा, फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा किसी द्रव में ठोस तथा ओविलय पदार्थ के कणों को इस विधि द्वारा काफ़ी आसानी से अलग
कर लेते हैं। तो यही छानना विधि है, फिल्ट्रेशन। इसके बाद चलिए दूसरा विधि है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि, है ना। दूसरा आपका विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण जिसका इंग्लिश होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए इस विधि में जो है ऐसे पदार्थ को अलग किया जाता है। यह विधि कह सकते हैं कि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होता है जिसका एक अवयव चुंबकीय होता है ना। कि यह विधि जो है वैसे विधि के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें मिश्रण का कण जो है कम से कम एक कण जो है वो आपका चुंबकीय होना चाहिए। चुंबकीय कहने से तात्पर्य है कि सर उस मिश्रण में एक चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। और आप सभी बच्चे जानते हैं चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ की वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करते हैं वैसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा है ना, लोहा चुंबक में सटता है, तो ये सभी चुंबकीय पदार्थ हैं। तो वैसा मिश्रण जिसका एक अवयव कम से कम जो है चुंबकीय होगा तभी हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज अगर चुंबकीय पदार्थ एक अवयव नहीं होगा तो हम उस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आपको पूछ दिया जाएगा कि लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण से लोहे के चूर्ण को किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा, तो आप कहेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा अलग किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गंधक में लोहा मिला हुआ है और लोहा कैसा पदार्थ है, लोहा चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए वो चुंबक में सट जाएगा। तो वैसे जगह पर न ही हम फिल्ट्रेशन मेथड काम आएगा, न ही हाथ से चुनकर, न ही चलनी विधि द्वारा, कोई मेथड काम नहीं। उस समय जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें क्या किया जाता है कि इस मिश्रण के ठीक ऊपर एक चुंबक लाने पर चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग कैसे करते हैं। आपको पता चल गया कि एक विधि चुंबकीय पदार्थ है। जब चुंबकीय पदार्थ है तो उस मिश्रण के ऊपर एक चुंबक को लाया जाता है। जो चुंबक को लाने पर जो भी बारीक कण जो है मिश्रण में उपस्थित अवयव के बारीक कण चुंबक में आकर्षित होकर चुंबक से चिपक जाते हैं। गंधक और चुंबकीय होने के कारण चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं और गंधक में जो मौजूद लौ चुंबकीय पदार्थ है, लोहा है, वह चुंबक से चिपककर गंधक से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करके गंधक से लौह चूर्ण को काफ़ी आसानी से अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से इस विधि का उपयोग होता है। चलिए अगला मेथड है ऊर्ध्वपातन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ना, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन इंग्लिश होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। चलिए अब जानेंगे कि सब्लिमेशन मेथड जो है किस विधि के लिए प्रयोग होता है, इसमें किस टाइप का मिश्रण होगा कि जिसका उपयोग हम इस विधि के द्वारा करेंगे। तो सब्लिमेशन मेथड में कहता है यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है। सब्लिमेशन मेथड जो है यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है जिसका एक अवयव बिना पिघले ही वाष्प में परिणत हो जाता है और ठंडक पाकर
यह वाष्प जो है सीधे ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वो उस प्रक्रिया को, उस विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे इसमें हो गया, जैसे मान लीजिए साधारण नमक, आपके घर में जो NaCl होता है, खाने वाला नमक, सिंपल साल्ट, और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अमोनिया क्लोराइड को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि साधारण नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है। और क्या अलग होता है ना? साधारण नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है। अब है, ये आप समझ गए होंगे। अब है वाष्पन, है ना, इसे मैं मिटा देता हूँ। अगला मेथड है, आप जान रहे हैं, ये सब काफ़ी आसान है ना, आप क्योंकि आप अपने डेली लाइफ में इन सभी मेथड का प्रयोग करते हैं। तो अब जो है आपका वाष्पन, जिसका इंग्लिश होता है इवेपोरेशन, वाष्पन इवेपोरेशन। चलिए हम लिखते हैं इस विधि में कि यह विधि जो है किसी वाष्पशील द्रव में, इस विधि का यूज कहाँ करते हैं? यह विधि किसी वाष्पशील द्रव में किसी वाष्पशील द्रव में घुले हुए, है ना, ठोस पदार्थ को, घुले हुए ठोस पदार्थ को पृथक करने में प्रयुक्त होती है। मैंने कहा वाष्पन विधि जो है इवेपोरेशन, है ना, इस विधि का पर ये याद रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि किस मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा। तो वाष्पन में याद रखेंगे कि यह विधि जो है, वाष्पन विधि जो है, किसी वाष्पशील द्रव में घुला, कोई भी वाष्पशील द्रव है उसमें घुले हुए ठोस पदार्थ को पृथक करने में होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि नमक के जलीय विलयन से जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है ना। अगर जल में, पानी में नमक घुला हुआ हो और उस पानी नमक का जो विलयन है, उस विलयन से हमें पुनः अगर नमक प्राप्त करना है तो वाष्पन विधि का प्रयोग करेंगे। पानी को उष्मा देंगे, गर्म करेंगे तो पानी धीरे धीरे वाष्पित हो जाएगा, डेट मीन्स पानी उड़ जाएगा और उस कंटेनर में, उस बर्तन में आपका नमक मिल जाएगा। तो जैसे और भी एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, है ना। चीनी पानी का विलयन, है ना, चीनी और जल जब घुले होंगे, अगर उस घुले हुए चीनी पानी के विलयन से अगर हमें चीनी अलग करना हो तो भी हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, पानी आपका द्रव हो गया, वाष्पशील द्रव, वाष्प के रूप में वो उड़ सकता है, और आपका चीनी ठोस हो गया। तो इस विधि का प्रयोग ही तो वाष्पन विधि के द्वारा किया जाता है। इसलिए मैंने लिखा कि यह विधि किसी वाष्पशील द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थ को पृथक करने में किया जाता है। तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। और भी इसी विधि के द्वारा कार्बन डाइसल्फाइड में, है ना,
घुली गंधक को, अगर गंधक घुला हुआ हो, को कार्बन डाइसल्फाइड का वाष्पन करके प्राप्त किया जाता है। तो अगला मेथड है रवाकरण, है ना, क्रिस्टलाइजेशन। देखेंगे क्या है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो बच्चे भी पढ़ सकें, और जो बच्चे चाहे वो इंस्टीट्यूट के हो या नहीं हो, वे बच्चे किसी वजह से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो आप उसको देंगे तो उनका भी मदद हो जाएगा, वे भी बच्चे पढ़ पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। तो अगला टॉपिक है रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, रवाकरण क्या है। रवाकरण एक आपका प्रक्रिया है, रवाकरण एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में देखिए, इसका डिफिनेशन पहले लिखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवों के रूप में पृथक होते हैं, कोमा रवाकरण कहलाती है। देखिए, रवाकरण में मैंने कहा कि सर, रवाकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें विलयन के शुद्ध ठोस पदार्थ, अगर किसी भी विलयन में कोई भी शुद्ध प्योर सॉलिड सब्सटेंस होंगे तो वे रवा के रूप में, रवा कहने का अर्थ है, आप चीनी देखे होंगे, चीनी के जैसा छोटा छोटा रूप में, रवों के रूप में पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग होना, अलग हो जाते हैं, रवाकरण कहलाती है। कहता है कि आप देखे होंगे, इसको और अच्छे से जानते हैं, मैंने इसके पहले आपको बताया वाष्पन विधि के बाद कि वाष्पन की प्रक्रिया में प्राप्त अवशेष, जैसे मैंने बताया कि चीनी पानी का विलयन, जब चीनी पानी को गर्म करते हैं, पानी तो आपका वाष्पशील द्रव है, वो तो उड़ जाता है और अवशेष के रूप में बच जाता है चीनी, है ना। जो चीनी बचा प्रक्रिया के बाद, वाष्पन की प्रक्रिया के बाद जो भी अवशेष में कुछ अशुद्धियां उपस्थित रह सकती है ना, कुछ जो भी मेरा सॉलिड पदार्थ बचता है, ठोस पदार्थ, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धि मौजूद रह सकती है, और इन अशुद्धियों से मुक्त ठोस पदार्थ प्राप्त करने के लिए ही रवाकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। रवाकरण विधि का प्रयोग कब किया जाता है, ध्यान रहना चाहिए। रवाकरण विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब वाष्पन विधि के प्रयोग करने के बाद जो भी ठोस पदार्थ होते हैं, उन ठोस पदार्थ में कुछ अशुद्धियां पाई जाती है, और उन ठोस पदार्थ के अशुद्धियों को अलग करने के लिए ही रवाकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अगर संक्षिप्त में इसे कहें तो कहेंगे वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवों के रूप में, अब रवाकरण विधि का प्रयोग कर दिए तो जो भी थोड़ा बहुत अशुद्धि उस ठोस में था वो क्या हो गया, दूर हो गया। तो उन अशुद्धियों को, थोड़ी बहुत अशुद्धियों को दूर करना ही रवाकरण कहलाता है। अब जो भी अगर चीनी ही था, अब प्योर चीनी हमको प्राप्त हुआ, है ना। तो इस तरह से आपका रवाकरण विधि खत्म हो गया।
और एक बात याद रखेंगे इसमें, चीनी के विलयन का वाष्पन करके चीनी के रवे नहीं प्राप्त होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप ले लें कि अशुद्ध पोटास एलम लिख देते हैं। उदाहरण जैसे कि अशुद्ध पोटास एलम। पोटास एलम किसको बोलते हैं? आप ये नाम नहीं सुने होंगे लेकिन फिटकरी का नाम जरूर सुने होंगे, है ना। उसी फिटकरी का ही केमिकल नेम है पोटास एलम। और पोटास एलम में भी क्या है? अशुद्ध पोटास एलम है। और इस अशुद्ध पोटास एलम को भी रवाकरण विधि के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। तो ये सभी बात आपसे पूछ दिया जाए कि अशुद्ध पोटास एलम को किस विधि द्वारा पूर्णतः शुद्ध किया जाता है, तो रवाकरण विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है श्रवण, डिस्टिलाइजेशन। देखिए क्या होता है। आप सभी बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, जो मैं फेयर दे रहा हूँ उस फेयर को कंप्लीट रखेंगे, क्योंकि यही पढ़ाया हुआ आपको काम देगा। क्योंकि अब उतना समय नहीं रहा कि अगर इंस्टीट्यूट खुल भी जाता है तो मैं फिर से शुरुआत से पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकूँ, है ना। इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से आप सभी पढ़ें। और इसका फेयर भी मैं PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो वहाँ से फेयर कर लें और याद करें, क्योंकि यही पढ़ाई काम देगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अगले क्लास में जब जाएंगे तो क्लास 10th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगला टॉपिक है श्रवण, जिसका इंग्लिश होता है डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलेशन। चलिए देखिए इसमें क्या है। यह भी जितना भी पढ़ा रहे हैं यह प्रोसेस है, विधि है, याद रखेंगे। इसमें लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, फिर उस वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में संघनित किया जाता है। कॉमा श्रवण कहलाती है। चलिए मैंने बताया श्रवण डिस्टिलेशन मेथड, है ना, कि वह प्रक्रिया, श्रवण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव को, श्रवण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव को
गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले किसी लिक्विड को, द्रव को आप जब गर्म करेंगे तो वह द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर उस वाष्प को ठंडा करेंगे तो फिर से वह जो है द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी मेथड को हम लोग श्रवण कहते हैं। आप देखे होंगे जब अपने घर में बर्तन में, है ना, जिसको हंडी कहते हैं हम लोग, उसमें चावल जब बनता है, चावल का प्लेट आप जब पता करने के लिए जाते हैं चावल पका या नहीं, तो जब उसके प्लेट को हटाते हैं तो एक वाष्प निकलता है, और वाष्प में जो प्लेट में जो वाष्प लगा, जैसे उसको साइड करते हैं तो देखते हैं प्लेट के ऊपर पानी का बूंद 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 आ जाता है। तो वही मेथड क्या है, श्रवण है ना। तो आप सोचिए वह वाष्प जो है प्लेट को जब हटाते हैं बर्तन से, पानी का बूंद क्यों आया? जब बर्तन में द्रव था, पानी था, नीचे से हीट दे रहे हैं तो पानी गर्म होगा तो वह वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा, और उस वाष्प जो है प्लेट से सटा हुआ था, जैसे ही प्लेट को हम लोग उस हीट वाले जगह से बाहर किए, ठंडा पाकर वह जो है वाष्प द्रव के रूप में संघनित हो गया। तो यही जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को श्रवण कहते। इसलिए मैंने लिखा वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, और फिर उस वाष्प को ठंडा करके, जब प्लेट को दूर हटा है तो ठंडा हो गया, तो वह वाष्प पुनः द्रव में संघनित हो जाते। संघनित होने का मतलब है द्रव में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसी मेथड को ही श्रवण मेथड कहते हैं। अब जो है अगला टॉपिक है, आपका अगला पॉइंट है प्रभाजी श्रवण, है ना। देखिए इस मेथड में क्या करते हैं। यह भी श्रवण ही है, लेकिन श्रवण का एक अलग प्रकार है। इसका नाम इसलिए है प्रभाजी श्रवण। इंग्लिश होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपने पढ़ा श्रवण क्या है, लेकिन याद रखेंगे यह विधि जो है प्रभाजी श्रवण जो है, यह विधि दो या अधिक दो या अधिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में अपनाई जाती है। जिनके अवयवी द्रवों के, ये मेन बात है, जिनके अवयवी द्रवों के
क्वथनांक का अंतर बहुत कम, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस या कम हो चलिए अब हम समझते हैं मुख्य बात को। श्रवण विधि तो मैंने आपको बताया कि सर श्रवण विधि वैसे विधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें किसी द्रव को गर्म करने पर वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर पुनः उस वाष्प को ठंडा कर द्रव के रूप में संघनित कर लिया जाता है, श्रवण कहलाता है। लेकिन सर अब देखिए यहाँ आ गया प्रभाजी श्रवण, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका अर्थ क्या है? श्रवण तो वही है लेकिन प्रभाजी का क्या अर्थ है? प्रभाजी का अर्थ है कि सर सेम मेथड है लेकिन इस मेथड में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि याद रखिए यह विधि दो या अधिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्र, मतलब इसमें सिर्फ द्रव होगा और द्रव भी एक द्रव नहीं, कम से कम 2 द्रव मिलना। जैसे दूध पानी का है ना, दूध एक अलग द्रव हो गया, उसमें पानी मिला दिए अलग हो गया। तो इस तरह से 2 मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण के अवयव को पृथक करने में प्रभाजी श्रवण का उपयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि सर उनमें जो भी अवयव मिला हुआ है उन अवयवों के क्वथनांक का अंतर बहुत ही कम, डेट मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा उन अवयवों का क्वथनांक, तभी इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको आएगा समझ में। चलिए जैसे ले लेते हैं उदाहरण इसका, उदाहरण में लेते हैं मेथिल एल्कोहल, है ना, एक लेते हैं मेथिल एल्कोहल। इसका क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस होता है ना। को एसीटोन जिसका क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस